आसमान की ऊंचाइयों को छूता इसरो का अंतरिक्ष अभियान हर रोज सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। जहां समय से पहले प्रज्ञान ने अपना काम बखूबी पूरा किया, वहीं वो गहरी नींद में सो गया है। -238 डिग्री की खतरनाक ठंड झेलने के बाद भी वो चांद पर पूरी तरह तैयार दिख रहा है। उम्मीद है प्रज्ञान फिर उठेगा और आगे बढ़ेगा। दूसरी ओर आदित्ययान ने एक दी है। +5 seconds. Magnificent liftoff of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. +15 seconds. Aditya L1 satellite separated. Process. अंतरिक्ष का सिकंदर फिर जागेगा। आदित्ययान की नई छलांग। महाअभियान अभी जारी है। We have a confirmation of Aditya L1 separation. ये दो तस्वीरें हैं भारत के सूरज की ओर बढ़ रहे आदित्ययान और चांद की जमीन पर आराम कर रहे प्रज्ञान की। अंतरिक्ष में भारत की सबसे लंबी छलांग दुनिया देख रही है और जान भी रही है कि भारत कैसे विश्व गुरु बनने की राह पर लंबी छलांग लगा रहा है। और जिसका इंतजार था वह पल आ चुका है। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे अंतरिक्ष की दुनिया में पिछले 24 घंटे में भारत ही चर्चा में है। दरअसल चांद की धरती पर पहुंचे लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान ने अपना मिशन समय से पहले और बेहद ही सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। रोवर प्रज्ञान को इसरो ने जो टास्क 14 दिन के लिए दिया था, उसे उसने महज 11 दिन में ही पूरा कर लिया। आपको बता दें कि चांद पर शाम होने से पहले यानी सूरज ढलने से ठीक 3 दिन पहले ही प्रज्ञान ने भारत की धरती से भेजे गए मिशन को पूरा कर लिया है। इसरो ने जानकारी दी है कि प्रज्ञान रोवर ने अपना काम पूरा कर लिया है। इसे अब सुरक्षित रूप से पार्क कर स्लीप मोड में सेट किया गया है। प्रज्ञान ने जिस खूबी के साथ अपने काम को अंजाम दिया, उससे देश को एक बार फिर उम्मीद जगी है कि 22 सितंबर को जैसे ही एक बार फिर चांद की सतह पर सूरज की तपिश प्रज्ञान को मिलेगी, ये फिर जागेगा। आपको बता दें कि इसमें लगे दोनों पेलोड APXS और LIBS अब बंद हैं। इन पेलोड से डेटा लैंडर के जरिए पृथ्वी तक पहुंचा दिया गया है। अब चंद्रमा पर रात शुरू होने जा रही है। 4 सितंबर को सूर्यास्त हो जाएगा और अगला सूर्योदय है 19-20 सितंबर की मध्यरात्रि को, और 21 सितंबर को दिन में किसी समय जब सूर्य हॉराइजन से करीब 6 डिग्री से ऊपर चला जाएगा, तो उम्मीद की जाती है कि लैंडर और रोवर के इंस्ट्रूमेंट्स को फिर से जगाकर उनसे काम लिया जा सकेगा। यहाँ ये बात जानना भी जरूरी है कि हमारा प्रज्ञान और विक्रम सूरज की रोशनी में काम करते हैं और पृथ्वी के अगले 3 दिन बाद चांद पर घोर अंधेरा भी छा जाएगा। लेकिन वैज्ञानिकों को प्रज्ञान पर पूरा भरोसा है, इसलिए प्रज्ञान में कम्युनिकेशन सिस्टम को ऑन रखा गया है। साथ ही सोने से पहले इसकी बैटरी को पूरी तरह से चार्ज किया गया है। इसके अलावा पहले ही संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक्स को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए बॉम्ब इलेक्ट्रॉनिक्स बॉक्स मौजूद है। ये बॉक्स सभी जरूरी उपकरणों को भीषण सर्दी से बचाने के लिए बनाया गया है। साथ ही इसमें मौजूद 50 वॉट तक की ऊर्जा उत्पादन क्षमता वाले सोलर पैनल सवेरा होते ही फिर से बिजली पैदा करने लगेंगे। यही नहीं, चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर भी लगातार अपनी जगह पर मौजूद है। हालांकि चंद्रदूत प्रज्ञान और वीर विक्रम को इस ठिठुरती सर्दी में हर मुश्किल का सामना खुद ही करना होगा। इस दौरान यहाँ तापमान -238 डिग्री तक नीचे गिर जाएगा। विक्रम और प्रज्ञान घुप अंधेरे में निष्क्रिय हो सकते हैं। लैंडर में लगी बैटरियों में कुछ समय तक अंधेरे से निपटने की क्षमता है। हालांकि क्षमता इतनी ज्यादा नहीं कि -238 डिग्री सेल्सियस तापमान में लैंडर को फंक्शनल रखा जा सके। इंस्ट्रूमेंट्स को एक इंसुलेशन शीट्स में काफ़ी एहतियात से कवर किया जाता है और इनको हल्का वार्म अप भी रखा जाता है ताकि अति कम तापमान में ये इंस्ट्रूमेंट्स निष्क्रिय ना हो जाएं और दोबारा से वापस काम करने की हालत में ना आए।
तो वो सारी प्रिकॉशंस इसरो ने देख रखी हैं, लेकिन अभी तक कमिटमेंट नहीं था कि वास्तव में इंस्ट्रूमेंट्स फिर से सूर्योदय के बाद में काम करेंगे, लेकिन उम्मीद की जाती है कि शायद ऐसा होगा। खास बात यह है कि रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम अब हमेशा चांद पर ही घर बसाएंगे, यानी इन्हें अंतरिक्ष का कबाड़ नहीं माना जाएगा। अब बात वीर आदित्ययान L1 की, जिसने आज अगली छलांग 11:40 पर लगा दी। सूरज की ओर आसमान चीरते हुए आदित्ययान L1 को लेकर इसरो ने अपडेट दिया है कि सैटेलाइट स्वस्थ है, काम कर रहा है। पहला अर्थ बाउंड कक्षा बढ़ाने के ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। अब इसकी कक्षा को बढ़ाकर 245 गुणा 22,459 किलोमीटर कर दिया गया है। अब अगले ऑपरेशन को 5 सितंबर को अंजाम दिया जाएगा। आपको बता दें कि आदित्य L1 16 दिनों तक पृथ्वी की कक्षा में रहेगा और 5 बार थ्रस्टर फायर पर ऑर्बिट बढ़ाएगा और इसके बाद 110 दिन के सफर के बाद आदित्य ऑब्जर्वेटरी इस पॉइंट के पास पहुंच जाएगा। फायरिंग के जरिए आदित्य को L1 पॉइंट के ऑर्बिट में डाल दिया जाएगा। अमेरिका, रूस, चीन और जापान अंतरिक्ष के आका के तौर पर दुनिया में अपनी शक्ति का लोहा मनवाते आ रहे थे, लेकिन इसरो ने अंतरिक्ष में वो छलांग लगाई है जिसकी कल्पना इनमें से किसी ने भी नहीं की थी। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा भारत के इसरो के साथ कई मिशन में काम करने का इच्छुक है। वहीं रूस के लूना 25 के फेल होने के बाद वो निराश है, जबकि चीन भी एक बार फिर अंतरिक्ष अभियान को तेज करने को विवश हो रहा है। जापान को अपने चंद्र अभियान पर बार बार ब्रेक लगाना पड़ रहा है। जाहिर है, इसरो ने देश को अंतरिक्ष की दुनिया में सिकंदर बना दिया है। प्रधानमंत्री मोदी भी G20 में विदेशी मेहमानों का स्वागत भारत की अंतरिक्ष में अपार सफलता के बाद और जोश से करेंगे। आज भी प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्रपति मुर्मू ने बधाई दी है। प्रणय उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हम तो सूरज, चांद, तारों की सैर पर निकल गए हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोग चांद और सूरज की ओर देख देख कर रो रहे हैं। आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग के साथ ही भारत में जश्न मना तो पाकिस्तान में आंसू बहने लगे। पाकिस्तानी अपना माथा पकड़कर बैठे हैं और खुद को कोस रहे हैं। लगातार पस्त होते पाकिस्तान के सामने रोने पीटने के अलावा अब कुछ बचा भी नहीं है। भारत के आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग के बाद पूरा पाकिस्तान ऐसे ही आंसू बहा रहा है। चांद के बाद इसरो ने सूरज की स्टडी करने का मिशन लॉन्च किया तो पाकिस्तानी अपनी बेहाली का रोना रोने लगे। पहले चंद्रयान और अब सूरज पर रिसर्च का अभियान, भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में नया मकाम हासिल किया है, जिससे पाकिस्तानियों का बुरा हाल है। लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं और भारत आने को बेताब हैं। इसरो ने जब श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 की लॉन्चिंग की, तब पाकिस्तानी भारत की ये कामयाबी देखकर अपना दुखड़ा रो रहे थे। हर सेक्टर में भारत की तरक्की से पूरा पाकिस्तान हैरान परेशान है। अंतरिक्ष में भारत की ऊंची उड़ान ने पाकिस्तान की नींद उड़ा रखी है। पहले चंद्रयान 3 की सफलता ने पड़ोसी मुल्क के होश उड़ाए और अब सूर्य मिशन की शुरुआत से पाकिस्तान में रोना धोना शुरू हो गया है। पूरी दुनिया आज भारत की ओर देख रही है। हर किसी की जुबान पर भारत का स्पेस मिशन है, मगर पाकिस्तान छोटी छोटी खुशियों के लिए भी तरस रहा है। भारत हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है, दुनिया के सामने नजीर पेश कर रहा है। ये देख देख कर पाकिस्तान की पब्लिक अपने हुक्मरानों की नाकामी पर भड़क रही है। चंद्रयान के बाद भारत ने दुनिया का सबसे किफायती सोलर मिशन भी लॉन्च किया है और पाकिस्तान में महंगाई 7वें आसमान पर है। बुनियादी जरूरतें पूरी करना भी लोगों के सामने जंग लड़ने जैसा हो गया है। ऐसे में जनता हड़ताल करने पर मजबूर है। लोगों की सैलरी से कई गुना ज्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं। रसोई गैस और डीजल पेट्रोल की कीमतों में भी आग लगी हुई है, जिससे पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बनने लगे हैं। पाकिस्तान की लगातार पतली होती हालत वहाँ की हकीकत बयां कर रही है। संकट अभी टला नहीं है। ऐसे में भारत की अंतरिक्ष वाली उड़ान देखकर पाकिस्तानियों के सामने रोने और आंसू बहाने के अलावा कुछ भी बचा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
कुछ पाकिस्तानी ये भी याद करते हैं कि जो पाकिस्तान का अंतरिक्ष अभियान था वो भी भारत के इसरो के करीब ही शुरू हुआ था, लेकिन वो काफी पीछे पिछड़ चुका है। अब आपको दिखाते हैं इसरो के सामने कैसे पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी सुपार्को का कितना बुरा हाल हो चुका है। भारत की स्पेस एजेंसी लगातार स्वदेशी मिशन पर जोर दे रही है। चंद्रयान और आदित्य L1 इसके सबसे नए सबूत हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी पहले अमेरिका के सहारे चलती थी और अब चाइना पर निर्भर है। इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड बनाया है, जबकि सुपार्को अब तक सिर्फ 5 ही सैटेलाइट लॉन्च कर पाया है। भारत लगातार विदेशी सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, मगर पाकिस्तान का पूरा अंतरिक्ष अभियान ही चीन के भरोसे चल रहा है। अकेले चंद्रयान 3 का बजट 615 करोड़ रुपए का है, जबकि पाकिस्तान की पूरी स्पेस एजेंसी का बजट सिर्फ और सिर्फ 200 करोड़ रुपए है। इसरो अब गगनयान लॉन्च करने की तैयारी में जुटा है और पाकिस्तान के सामने सुपार्को को चलाना भी बड़ी चुनौती है। और ऐसे में निश्चित तौर पर जो वहां की जनता है ये मानती है कि जब एक साथ अभियान शुरू किया गया था, भारत चांद पर पहुंच चुका है और पाकिस्तान जमीन से भी नीचे चला जा रहा है। अब से करीब 4 दिन बाद दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष जुट रहे हैं। दिल्ली की सुरक्षा तो अभेद्य हो ही रही है, साथ ही दिल्ली की खूबसूरती भी देखते ही बनती है। यही नहीं, विदेशी मेहमानों के लिए बेहद खास और स्वादिष्ट पकवान तैयार किए जा रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये नया भारत है। ये खूबसूरत दिल्ली है। मेहमानों के स्वागत के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान। देश की राजधानी 4 दिन बाद G20 में शामिल होने के लिए जुट रहे मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए पूरी तरह तैयार है। दिल्ली ही नहीं, दिल्ली से सटे नोएडा और गुरुग्राम को भी सजाया जा रहा है। हर तरफ न्यू इंडिया की तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। G20 को लेकर दिल्ली को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। दिल्ली की दीवारों पर भारतीय संस्कृति, कला से लेकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती पेंटिंग्स भी साफ दिखाई दे रही है। पिछले कई दिनों से दिल्ली को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया जा रहा है। दिल्ली का जो लुटियंस जोन इलाका है उनमें खास तरीके के G20 के इस तरीके से कटआउट्स लगाए जा रहे हैं, नेशनल फ्लैग लगाए जा रहे हैं और इसके साथ ही साथ पूरे जो रास्ते हैं इसकी साफ़ सफाई हो रही है। अगर आप देखें तो लगातार जो NDMC की स्टाफ है, अगर आप देखें तो इस वक्त सड़कों की सफाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि व्हाइट हाउस ने कहा है कि राष्ट्रपति बाइडेन 7 सितंबर को ही भारत के लिए रवाना होंगे। वो इस दौरान भारत में G20 सम्मेलन में शिरकत करेंगे और 8 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। अतिथि देवो भव की परंपरा को निभाते हुए विदेशी मेहमानों के लिए खाने का भी खास इंतजाम किया गया है। इस वक्त मैं ताज पैलेस होटल में मौजूद हूं, जहां पर कई बड़े विदेशी मेहमान रुकने वाले हैं, कई राष्ट्रों के अध्यक्ष यहां पर रुकने वाले हैं और उसके लिए देखिए एक महाराजा टेबल यहां पर तैयार किया गया है कि आखिरकार उन्हें खाने में क्या परोसा जाएगा। भारतीय व्यंजन से लेकर वेस्टर्न जो डिशेस हैं वो भी यहां पर तैयार किया गया है, एशियन डिशेस भी यहां पर खाने में मौजूद रहेगा और मिलेट्स पर खास फोकस है क्योंकि इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरी दुनिया इस बार सेलिब्रेट कर रही है। जाहिर है G20 में शामिल होने आ रहे मेहमानों के लिए ऐसे पकवान तैयार किए जा रहे हैं कि वो भारत की ताकत के साथ साथ भारत की मेहमान नवाजी को भी हमेशा याद रखेंगे। उनके लिए लजीज पकवानों को तैयार कराया जा रहा है। यहाँ पर मैं खीर बना रखी जो कि बाजरे से बना रखी है, बाजरे के साथ बादाम मिलाया हुआ है, नट्स मिलाए हुए हैं। साथ में हमने यहाँ पर रोटी रखी है जो कि बाजरे की रोटी है। यहाँ पे एक बर्फी रखी है जो कि कुट्टू आटे की बनी हुई है। तो ये अपने आप में कंप्लीट थाली है, मील है जो हम इंडियन वाला जो इंडियन
डिश दिखाना चाहते हैं अपने इंटरनेशनल गेस्ट को। ये मिठाई के बारे में कुछ बताएंगे? कुछ मिलेट्स की मिठाइयाँ हैं? कुछ मिठाई हमारी ट्रेडिशनल मिठाई हैं जो रखी हुई हैं, लेकिन साथ ही साथ हमने मिलेट की भी बना रखी है। कुट्टू आटे के लड्डू बने हुए हैं, यहाँ पर रागी के लड्डू बने हुए हैं। खास बात ये भी है कि हर देश के हिसाब से खाने के लजीज पकवान तैयार किए गए हैं। चाहे जापान हो या अमेरिका, चीन हो या ब्रिटेन, हर मेहमान की पसंद का खास ध्यान रखा गया है। उनके पैलेट्स के हिसाब से, उनके फ्लेवर्स के हिसाब से, उनके लाइकिंग के हिसाब से हमने कुछ उनकी साइड की डिशेस भी रखी हैं, जैसे कि कुछ उसमें जापानीज, एशियन और यूरोपियन खाने को भी हमने रखा हुआ है। तो ये सुंदर ढंग से जो आप प्लेटिंग यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये खाने को एक अच्छे ढंग से प्रेजेंट भी किया है। सुंदरता के साथ साथ में ये टेस्ट में भी उतने ही अच्छे होंगे। तो जैसे कि यहाँ पर सैलेड्स होंगे, मेन कोर्स में जो सी फूड ज्यादा पसंद करते हैं उनके लिए हमने प्रॉन्स रखे हुए हैं। कुछ लैम्ब ज्यादा खाते हैं तो ये लैम्ब चॉप्स भी रखे हुए हैं। चिकन भी साथ में है और एक डेजर्ट का भी हमें कॉम्बिनेशन रखा हुआ है। यही नहीं, चाय की चुस्की का भी खास इंतजाम किया गया है। ताज पैलेस होटल के सभी 403 कमरे G20 में आ रहे मेहमानों के लिए बुक किए जा चुके हैं। दिल्ली में दुनिया भर से जुट रहे पत्रकारों के लिए भी खास तौर से इंतजाम किया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची दुनिया भर के पत्रकारों का स्वागत कर रहे हैं। Are the briefing rooms that are being created specifically for special briefings, and you have also other facilities here. In addition, we have one more floor above this of the similar size, so you can imagine the large facility that is being built here, now almost ready to welcome journalists from across the world. यही नहीं, अपने मेहमानों की सुरक्षा व्यवस्था को बेहद मजबूत बनाने के लिए बार-बार रिहर्सल भी की जा रही है। आज दिल्ली में रिहर्सल भी की गई। सुरक्षा एजेंसियों ने सभी इंतजामों का जायजा लिया। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। दिल्ली में इसके लिए जोरदार रिहर्सल जारी है। आज प्रधानमंत्री का डमी काफिला राजघाट पहुंचा। सभी तरह की मॉक ड्रिल। अब आपको दिखाते हैं अरब से लेकर अफ्रीका तक और अफ्रीका से लेकर यूरोप तक कैसे संग्राम छिड़ा है। लोग कहीं सरकार के खिलाफ आक्रोशित हैं तो कहीं विदेशी सेना के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। सड़कों पर उतरी भीड़ लंबे अरसे से आंदोलन कर रही है। सबके अपने अपने मुद्दे हैं, अपनी अपनी मांगे हैं। प्रदर्शन कहां कहां और क्यों हो रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। अरब से अफ्रीका तक आर पार, यूरोप में छिड़ी कैसी तकरार। जनता के निशाने पर सरकार। देश अलग अलग हैं, मुद्दे भी अलग अलग हैं, लेकिन हालात एक जैसे हैं। लोग सड़कों पर है, आक्रोश है, गुस्सा है, नाराजगी है और सबकी अपनी अपनी मांगे हैं। सबसे पहले इजराइल की तस्वीर देखिए। सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ा है। जहां तक नजर जाती है सिर्फ भीड़ नजर आ रही है। ये जनसैलाब नेतन्याहू सरकार के खिलाफ मोर्चा खुले हुए है। इजराइल में 35 हफ्तों से इसी तरह आंदोलन चल रहे हैं। लोग नारेबाजी और बैनर पोस्टर के जरिए अपनी आवाज उठा रहे हैं। तेल अवीव शहर में इजराइल के अलग अलग हिस्सों से आए लोग जुटे और सरकार पर निशाना साधा। लोगों का प्रदर्शन नेतन्याहू सरकार के न्यायिक सुधार कानून के खिलाफ है। लोगों का दावा है कि सरकार नए कानून की आड़ में सुप्रीम कोर्ट का पावर कम करना चाहती है।
tell everyone how scared I am that Israel will come a dictatorship instead of democracy. I was born here, I love this country, and I'm really afraid that the changes they want to do will destroy the country. नेतन्याहू सरकार के खिलाफ जारी इस प्रदर्शन में हर उम्र, हर तबके के लोग सड़कों पर हैं। इस साल की शुरुआत से ही लगातार जनता सरकार के न्यायिक सुधार बिल वापस लेने की मांग कर रही है। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी आंदोलित हैं। इजराइल में जिस कानून का विरोध हो रहा है उसमें कई ऐसे पहलू हैं जो सरकार की तानाशाही बढ़ाने वाले साबित हो सकते हैं। नए कानून के मुताबिक इजराइल सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलट सकती है। निर्वाचित सरकारें जजों की नियुक्ति में दखल दे सकती हैं। कानून को रद्द करने के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट की ताकत सीमित हो जाएगी और इन कानूनों के तहत लोकतंत्र कमजोर करने की साजिश के आरोप लगाए जा रहे हैं। Came out here today with my family so that we can protest against the judicial coup. It's a crucial time right now. We need to come out. We need to be in the streets. We have a big vote in about 2 weeks, and I can't tell you that I'm hopeful, but we are not going to stop coming out until we're able to turn back and make sure that everyone has someone else watching over what they're doing. Nobody has the power to make changes at their whim. सर्बिया में संग्राम। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में बैनर पोस्टर के साथ लोग सड़कों पर निकले, नारेबाजी की और राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक से इस्तीफा मांगा। सर्बिया में मई की शुरुआत से ही सरकार के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोला हुआ है। ये गुस्सा 3 और 4 मई को हुई भारी गोलीबारी में बेकसूर लोगों की मौत के बाद भड़का। Organe bezbednosti motivisati da pređu na narodnu stranu. Bez toga nema ništa. Dok su organi bezbednosti uz politicku, tu narod ne može ništa. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि वुसिक सरकार सर्बिया में हालात सुधारने के बजाय हिंसा को बढ़ावा दे रही है। लोगों में सर्बिया की सरकारी मीडिया के खिलाफ भी गुस्सा है। Evo sad odmah ćemo da vam isporučimo zahteve, sve će da bude odmah odgovoreno. Bilo je jasno da ovo mora da traje i da mora da poprima različite forme. Ja mislim da je sjajno da je prošlo leto, a da protesti i dalje traju i vidjet ćemo sad šta će da bude u septembru. नाइजर में फंसा फ्रांस। नाइजर की राजधानी नियामी में फ्रांस के आर्मी बेस के बाहर लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और फ्रांस की सेना को वापस भेजने का मुद्दा उठाया। हजारों की भीड़ ने फ्रांस के आर्मी बेस को घेर लिया और फ्रांस के सैनिकों से फौरन देश छोड़कर जाने की मांग की। जुलाई में हुए सैन्य तख्तापलट के बाद से ही नाइजर में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। प्रदर्शनकारी लगातार फ्रांस के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। C'est vraiment aujourd'hui un grand jour pour moi. Et j'ai même des larmes aux yeux. Parce qu'aujourd'hui, regardez, c'est tout le Niger qui est là. Petit, grand, homme. Aujourd'hui, je suis fier d'être Nigérien. Je ne fais pas. Je suis fier d'être Nigérien aujourd'hui. नाइजर में तख्ता पलट भले ही हो गया हो, लेकिन फ्रांस की सेना अब भी डटी है और फ्रांस लगातार नाइजर के पूर्व राष्ट्रपति का समर्थन कर रहा है। इसलिए नाइजर के लोग फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और देश छोड़ने की मांग पर अड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।